ज्ञानेंद्र सिंह जी राजपूत जी कांग्रेस से नेता हैं और अभिवादन कीजिए, ताली जरूर बजाइए, क्योंकि निश्चित तौर पर ये अब उनसे ये चर्चा होगी कि मीठा तो हमने बहुत लिया लेकिन गालिब तुम्हें अब कुछ सच्चाई के आईने की भी जरूरत है। मैं मुकम्मल हो जाता हूं देखने के लिए तुझे यूं ही, कुछ कड़वे के लिए भी कुछ कड़वे की जरूरत है। तो साहब, पहली चीज तो यही आपसे मैं पूछ लेता हूं कि किस तरीके से देख रहे हैं रायसेन को, किस तरीके से गढ़ा गया रायसेन, और रायसेन को लेकर आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश के भविष्य की जो परिकल्पना आज इस मंच से सजाई जा रही है, क्या ये कल्पना वास्तव में साकार होगी? मैं न्यूज़ 24 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पूरी टीम को। वो कहावत आज भी वैसी की वैसी है कि ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन को कुछ नहीं मिला। ये सत्ता पक्ष के लोग जरूर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन रायसेन के साथ हमेशा से भेदभाव होते हुए आया है और होता रहा है और हो रहा है। रायसेन में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका विकास हुआ है, उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो क्षेत्र का 1% भी विकास नहीं हुआ है। भले ही आप ले लें रोड की बात करते हैं, लेकिन आप पूरे मध्य प्रदेश में घूमते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, जो NH 45 की जो गुणवत्ता की जो रोड बनाई गई है ना, वो पूरे मध्य प्रदेश में आप जितने भी 4 लेन देखेंगे ना, सबसे निम्न स्तर की रोड बनाई गई है और मोड़ों को खत्म नहीं किया। 4 लेन बनाने का जो मेन मकसद होता है कि रैपिड ट्रांसपोर्टेशन हो और एक्सीडेंट कम से कम हो, तो दुर्घटनाएं होती जा रही। हमारे NH 45 में मोड़ जस के तस रखे हुए हैं, जगह जगह दुर्घटना हो रही हैं, गुणवत्ताहीन सड़कें बनी हुई हैं, टोल इतना वसूला जा रहा है कि पूरे क्षेत्र में कहीं पे भी इतना टोल नहीं वसूला जाता जितना रायसेन जिले के बाड़ी और उदयपुरा टोल पे वसूली हो रही है। गुंडागर्दी हो रही है वहां पर। और आप ये बताएं कि इनको संरक्षण किसका प्राप्त है? बिना संरक्षण के कोई भी काम किसी भी क्षेत्र में नहीं हो सकता। देखा जाए तो जिस प्रकार से आपने बात कही कि रोड नहीं, एक आपने कही सामाजिक अराजकता भी अब लगातार बढ़ रही है, तमाम बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन एक प्रश्न, क्योंकि मैं तो जनता का ही व्यक्ति हूं, और ये भी एक लाजमी सा प्रश्न है कि एक समय पर कहा जाता था कि रायसेन भी कांग्रेस यानी अभी वर्तमान में विपक्ष का गढ़ था, तब सरकारें भी आपकी थीं, तब और अब अंतर क्या देखते हैं राजनीति से इतर? आपसे एक प्रश्न। बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस के कार्यकाल में जो भी कार्य हुए वो उच्च गुणवत्ता के कार्य हुए, भले ही वो डैम का निर्माण हो, नहरों का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, स्कूलों का निर्माण हो, हॉस्पिटलों का निर्माण हो, पुलियों का निर्माण हो, वो आज भी जस के तस हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखिए कहीं पर डैम बनते हैं तो बनने के 2 साल बाद वो टूटना शुरू हो जाते हैं। नहर बनती है, नहर बनते ही एक बारिश आती है और पता चलता है कि जो नहर का काम हुआ था वो काम के बाद किसानों को नुकसान होता है, नहर कहीं से टूट जाती है, पुल टूट रहे हैं। अभी कई बात है कि बरेली में जो नए गांव के पास था पुल, वो था बहुत पुराना, कांग्रेस सरकार का था, कांग्रेस शासन के टाइम का बना हुआ था, लेकिन वो अपनी अवधि पूरी कर चुका था, उसका निरीक्षण हो चुका था। उसके बाद भी अगर समय पूर्व उसको ठीक किया जाता तो वहाँ पे जो लोगों की मृत्यु हुई है उससे बचा जा सकता था और जो जनता को असुविधा हुई है उससे बचा जा सकता था। तो कार्य हो रहे हैं, लेकिन कार्य किसके लिए हो रहे हैं? भाजपा के जो संरक्षित लोग हैं, ठेकेदार हैं, उनको सीधा सीधा फायदा पहुंचाने के लिए कार्य हो रहे हैं। गुणवत्ता का कोई कार्य नहीं हो रहा, गुणवत्ताहीन कार्य हो रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि संरक्षित लोगों के लिए काम दिए जाते हैं, तो इसमें पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है क्या? सभी के कोई भी आए और टेंडर डाले और कार्य करे?
पारदर्शिता जनता को दिखाने के लिए होती है, लेकिन अफसरशाही इतनी हावी है कि पारदर्शिता को भी वो अपने अंदर सारा काम कर लेते हैं और जनता को दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता बहुत भोली वाली है, इसलिए जो दिखाने के लिए टेंडर होते हैं, लेकिन टेंडर के अंदर जो भी सिस्टम में फीड होता है वो डाटा लीक हो जाता है अपने पसंदीदा लोगों के लिए, जिसके कारण कि जो मनचाहे ठेकेदार हैं, जो संरक्षित ठेकेदार हैं, उनके पास काम पहुंच जाता है। देखिए, अगर देखा जाए तो बात करते हैं, आप उदयपुरा से आते हैं और युवा कांग्रेस नेता के रूप में आप बहुत कुछ राजनीतिक परिदृश्य भी आपके विषय में देखे भी जाते हैं। उदयपुरा की हम बातचीत करते हैं तो बीते दिनों एक बहुत वायरल एक पोस्ट हुई, खासतौर से नर्मदा जी के उत्खनन को लेकर। आरोप प्रत्यारोप से इतर आपकी या आपकी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर कोई कदम उठाया या कोई बड़ा इवेंट या कुछ सोच रहे हैं? नर्मदा जी में अवैध उत्खनन पूरे जोरों पे है, और जो अभी ठेकेदारी के विषय में मैंने बोला था ना, संरक्षित लोग मिली भगत के साथ ये काम जोरों पे हो रहा है, रातों में मशीनें चलाई जा रही हैं। और आपको एक बड़ी ही रोचक बात बताऊं, माइनिंग के जो भी अधिकारी हैं, जो लोग वहां इंस्पेक्शन करने जाते हैं, वो अगर रायसेन में अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो जो माइनिंग में लिप्त ठेकेदार हैं, जो लोग हैं, उनके पास मैसेज पहुंच जाता है। एक एक चाय की दुकान से लेके एक एक स्पॉट की लोकेशन उनके व्हाट्सएप ग्रुपों में आ जाती है। और इसके ऊपर ये ऐसा नहीं है कि ये अधिकारियों को पता ना हो, कलेक्टर साहब को पता ना हो, सबको पता है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई हो रही है। नहीं तो अवैध उत्खनन इतनी जोरों पे हो रहा है और इसका आम जनता को इतना नुकसान हो रहा है कि जो ट्राली पहले 1500 रुपये में लोगों को, आम जनों के घर में पहुंच जाती थी, वो आज 6000 की हो गई है। और मिट्टी, जो पीली मिट्टी का उत्खनन हो रहा है, वो भी 1200 रुपये, पहले 300 रुपये 400 रुपये ट्राली में पहुंच जाती थी, आज 1200 रुपये ट्राली से कम में मिट्टी नहीं पहुंच रही है। और इसका सीधा सीधा घाटा आम जनता को हो रहा है। वो अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, वो अपना दुकान नहीं बना पा रहे हैं, और नेता तो राजमहल बनाने के भी लायक हो गए हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि जितना बीजेपी के नेताओं का विकास हुआ है, उसका 1% भी जनता का और क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। देखिए, बात यहाँ जरूर देखनी होगी और सोचनी भी होगी, क्योंकि अगर हम माँ रेवा की बातचीत करते हैं तो मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी नदी इसको कहा गया जिसे स्वयं हाई कोर्ट ने जीवित इकाई का दर्जा दिया। मध्य प्रदेश नहीं बल्कि हम और भी प्रदेशों की बातचीत करते हैं, 3 प्रदेशों से ये निकलती हैं, लेकिन बड़ी अचरज की बात यहाँ पर जरूर नजर आती है कि हमें आपको भी देखना होगा कि आखिर नर्मदा संरक्षण कैसे हो सकता है। यहाँ बात सिर्फ रेत खनन की नहीं बल्कि संपूर्ण संरक्षण की है। यहाँ हमने ठाकुर साहब आपसे सुना, तमाम बातें भी देखी कि आपने बताया कि किस प्रकार से जो है यहाँ के लोकल इश्यूज के जो मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं। बात अगर किसानों की जाए तो रायसेन में बीते दिनों एक बड़ा सम्मेलन होता है, मंत्री भी यहाँ पर आते हैं, डिजिटलाइजेशंस की बातचीत होती है, साथ ही साथ ये भी बताया जाता है 100 मैट्रिक टन गेहूं इस बार खरीदा जा रहा है। लेकिन चावल को लेकर बासमती के जीआई टैग की, इसके अलावा रायसेन के जो माटी के लाल हैं उनकी मेहनत से उगने वाले शरबती गेहूं की, इनकी कीमत और उस पसीने की कीमत को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जितने भी नेता बैठे थे, उन्होंने अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया। तो जब उनके शीर्ष नेतृत्व का ही मंशा किसानों के विरोध की हो, किसानों के खिलाफ हो, किसानों की जमीन हथियाने की हो, तो फिर नीचे की सरकारें और नीचे के नेता कुछ नहीं कर सकते। किसानों को स्लॉट बुकिंग में दिक्कत आ रही है,
दिक्कत हुई। 40% किसानों की उपज अभी तक नहीं तुली है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब किसानों की गेहूं की फसल लगभग मार्च में कंप्लीट हो गई थी। आज तक किसानों की ट्रालियां जो हैं वेयर हाउसों में खड़ी हुई हैं तुलाई के इंतज़ार में। इस बीच किसी के परिवार में शादी आई तो उसने बाहर व्यापारियों को बेचा, औने पौने दामों में बेचा। नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ। अब आपको एक बड़ी हास्यास्पद बात बताऊं कि उदयपुरा क्षेत्र के किसान को डीएपी और यूरिया लेने के लिए बेगमगंज जाना पड़ रहा है। अब नेता तो बोलता है कि मैं नेता हूं, मैं बेटा हूं और मेरे से अच्छा तो इस क्षेत्र में कोई दूसरा हुआ ही नहीं। जब इतने अच्छे नेता हैं, इतने अच्छे बेटा हैं, तो आप अपनी विधानसभा में किसानों की समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं कर पा रहे? डीएपी यूरिया लेने के लिए किसानों को 125 किलोमीटर दूर बेगमगंज क्यों जाना पड़ रहा है? उसकी मूंग की फसल खेत में लगी हुई है, उसे दवाई छींचना है, पानी करना है और वो जाएगा वहाँ पे बेगमगंज 125 किलोमीटर डीएपी और यूरिया लेने। उसका एक भाई अभी भी गेहूं की तुलाई में लगा है। तो किसानों को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि वो अपनी जमीनें बेच दे और जो अदानी और अंबानी की जमीनों की जो खरीदने की पहले जो ये बिल लेके आए थे वो मजबूरन किसानों को जमीन बेच के। जनता तो बीजेपी को ही वोट कर रही है, आवास योजना का लाभ ले रही है, लाडली बहना का ले रही है, तो कांग्रेस क्या रणनीति बनाएगी और आप किन मुद्दों को लेकर आएंगे? देखिए, रणनीति बहुत साफ है कांग्रेस की, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की, कि हम न झूठे वादे करेंगे न झूठे सपने दिखाएंगे। जो फ्रीबीज बट रहा है, किसानों की उपज खरीदने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, फ्री में खाते में पैसा डालने के लिए कर्जे पे कर्जा ले रहा है। मध्य प्रदेश सरकार हर 15 दिन में कर्ज लेके फ्री में दान कर रही है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब आप इस देश के किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दे पाए, उसके बाद आपको जितना फ्री बांटना है आप बांटिए, हमारी तरफ से कोई। लेकिन आप एक तरफ किसानों को उपज का दाम नहीं दे पा रहे, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, उनसे बोलते हो कि पकोड़े तलो, उनसे बोलते हो कि ठेले लगाओ। तो जब आप देश के भविष्य के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे और फ्री में योजनाओं के नाम पे पैसा बांट रहे हो, ये कहीं ना कहीं इस देश के साथ सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बात मुझे जरूर यहाँ पर नजर आती है कि सियासत बहुत बोलती है, बहुत बहुत और बहुत खूब बोलती है, लेकिन बात यहाँ पर सियासत की नहीं है। बात इस बात की है कि मुकम्मल एक जहां होना चाहिए। बात इस बात की है कि समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। बात इस बात की है कि जिस मंच पर आज हम बैठे हुए हैं, उस मंच पर मध्य प्रदेश के भविष्य के आधार पर अगर हम आज रायसेन से पूरे के पूरे एक प्रदेश के अस्तित्व को खोज रहे हैं, तो उस पर मंथन के साथ साथ अमल भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब आपका।